जब भी कभी हम सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे तो पिक्चर में आएगा SCRA। अब ये SCRA क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जो कि आपका सिलेबस में एक चैप्टर है। SCRA का रोल क्या है? SCRA चैप्टर क्यों आया, या फिर सेबी क्यों आया, या फिर कंपनी एक्ट क्यों आया? तो तीनों का लॉजिक समझते हैं, क्योंकि जब हम सेकेंडरी मार्केट की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमारे सामने 3 चैप्टर नजर आते हैं। पहला है सेबी, दूसरा है SCRA और तीसरा है कंपनीज एक्ट, राइट? सबसे पहली चीज वो कंपनी है, और अगर एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है तो उसे कंपनीज एक्ट का पालन करना पड़ता है। अब कंपनीज एक्ट का पालन कैसे और कब कहां कैसे करना पड़ता है वो भी जरा समझते हैं। अगर एक कंपनी फंड रेज करेगी तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, और अगर कंपनी फंड रेज करेगी तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेगी, और उसे अगर शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है तो उसके लिए वो SR पास करेगी, और SR पास करेगी तो उसे जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। इट मींस एक कंपनी सबसे पहले, अगर सिक्योरिटीज तो बाद में इशू करती है, पहले वो एक कंपनी होती है, और जब वो पहले कंपनी होती है तो उसको पहले कंपनी एक्ट का पालन करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट का तो उसे पालन करना ही करना है, लेकिन जब भी कभी वो सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर्स डिबेंचर्स इशू करती है तो ऐसी स्थिति में जो रेगुलेटर है वो सेबी है। सेबी का मेन काम है कि जब भी कभी एक कॉर्पोरेट से कंपनीज मार्केट से पैसा उठाएंगी, इन्वेस्टर से पैसा लेंगे, तो उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करना जो मेन काम है वो है सेबी का। सेबी को जो पावर दी गई है वो सेबी एक्ट से दी गई है, और एक्ट का गठन हुआ था 1992 में। तो इसका मतलब जब भी कभी हम सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे, इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, तो उसमें पिक्चर में हमारी जो आएगी वो आएगी सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका पूरा एक एक्ट है सेबी एक्ट 1992, जो कि आपका पार्टी का ही चैप्टर है। तो एक तो हो गया हमारा SCRA एक्ट 1956, एक हो गया हमारा सेबी एक्ट 1992, एक हो गया हमारा कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का लॉजिक आपको क्लियर हो गया। दूसरा हमने सामने क्या रखा? हमने कहा जी एक होता है सेबी एक्ट और तीसरा होता है आपका SCRA एक्ट। SCRA एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको कंट्रोल करना, एक मेन काम है। तो स्टॉक एक्सचेंज सही तरीके से काम करेंगे तभी जाके इन्वेस्टर्स के राइट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो एक तरीके से सेबी और SCRA का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लगभग एक जैसा है, लेकिन सेबी एक्ट में मेन काम होता है इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना, और सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना अपने अधिकारों के लिए। लेकिन SCRA का जो मेन काम है वो मेन काम है स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन करना, स्टॉक एक्सचेंज को लाइसेंस देना, स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस को विड्रॉ करना अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं कर रहे, स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड करना, ये तमाम काम जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को कॉर्पोरेट्स में कन्वर्ट करना, स्टॉक एक्सचेंज का डिमेटलाइजेशन करना, ये तमाम चर्चा का विषय है आपका SCRA एक्ट 1956। सारी गुड द पॉइंट, दोनों का लॉजिक क्लियर हो गया। जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे तो पिक्चर में क्या आएगा? हमारा स्टॉक एक्सचेंज। जब पिक्चर में स्टॉक एक्सचेंज आएगा तो इसका मतलब हमें SCRA का भी पालन करना पड़ेगा। तीनों एक्ट समझ में आ गए? कौन कौन से बताइए, फटाफट से बताइए। पहला सेबी, दूसरा SCRA और तीसरा कंपनीज एक्ट 2013। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो जब हम डेवलपमेंट की स्टॉक मार्केट की इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बात करते हैं तो आप जानते हो कि बॉम्बे जो है ना वो एक मेन स्पेस माना जाता है। बॉम्बे जो है ना, मुंबई जो है, जैसे मुंबई भी बोलते हैं, बॉम्बे भी बोलते हैं, और ये जो शहर है यहाँ पे एक बिजनेस बहुत ज्यादा है। और बिजनेस क्यों वहां पे बहुत ज्यादा है? जैसे कि आप जानते हो कि बिजनेस वहां बहुत ज्यादा होता है जहां पे हमारे करीबी सी होता है। तो ये जो आपका जो बॉम्बे शहर है वो बिल्कुल किनारे पे, समुद्र का किनारा है। अगर आप कभी बॉम्बे में गए हैं तो आपको पता ही होगा। तो इट मीन समुद्र के किनारे होते तो वहां पे व्यापार करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट जो रहती है चीप रहती है एज कंपेयर टू जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो शिप के थ्रू हम लेकर आते हैं, उसका कॉस्ट क्या हो जाती है? हमारी कम हो जाती है। अब मुद्दा उठता है कि जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, जो बॉम्बे है ना वो बहुत पुराने टाइम से ही बिजनेस करते आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट हिंदुस्तान की नहीं है, ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट एशिया की है। पहले जो है आपका बनियान ट्री अपोजिट टाउन हॉल ऑफ बॉम्बे फ्रॉम मिड 1850, आज की बात नहीं है, 1850 से जो है ये सब चीजें चली आ रही है। 22 स्टॉक ब्रोकर्स थे उस टाइम में, 22 स्टॉक ब्रोकर्स थे, लेकिन आज की तरह नहीं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर बैठ के और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग कर रहे हैं। उस समय बड़े आसानी से ऐसे उखड़ो बैठ के ट्रेडिंग करते थे, बनियान ट्री के नीचे बैठते थे, वहीं जमघट लगता था, वहीं बैठ के सब बातें करते थे, चर्चा करते थे। उसी के साथ साथ धीरे धीरे, जैसे कि आप जानते ही हो कि तरक्की होती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। फिर आगे चल के क्या हुआ
कि इन फैक्ट शेयर मानिया इन इंडिया बिगन विद अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक, कॉटन सप्लाई फ्रॉम यूएस टू यूरोप स्टॉप। तो आपने देखा होगा बीच में वर्ल्ड वार चले तो आपस में ट्रेडिंग जो है वो बंद करनी स्टार्ट कर दी। फर्दर ब्रोकर्स इंक्रीज टू 250, पहले तो 22 स्टॉक ब्रोकर्स थे लेकिन बढ़ के वो क्या हो गए 250 स्टॉक ब्रोकर्स हो गए। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन द ईयर 1956। और जब 1875 में इस तरीके की चीजें हुई तो हमने स्थापना करी किसकी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हिंदुस्तान का। इन द ईयर 1956 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज बीएससी एज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री और इसको रेगुलेट किया गया था एससीआरए से। लेकिन आप देख रहे हो कि जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया 1875 में, लेकिन हमारा जो एससीआरए एक्ट आया वो आया 1956 में। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज पहले से ही थे और एक्ट बाद में आया। एक्ट बाद में आया नहीं, एक्ट को बाद में लाया गया, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद हमने अपने रोटी कपड़ा मकान की इंतजाम किया और वो भी एक कानून के तहत किया जिसको आप सभी बच्चे जानते हो, वो है हमारा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। उसके बाद हमने कहा भैया आप बिजनेस भी कर लेते, पैसा कमाना जरूर, रोटी कपड़ा मकान तो तभी मिलेगा। फिर उसके बाद इन द ईयर 1956 आया था हमारा कंपनीज एक्ट 1956 में आया और हमारा एससीआरए एक्ट भी 1956 में आया। एससीआरए को इसलिए लाया गया था कि जितने जो स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पहले ही हमारा फॉर्म हो चुका था, तो अब इनको प्रॉपर तरीके से हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। क्योंकि पहले जो स्टॉक एक्सचेंज चल रहे थे वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में चल रहे थे, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में चल रहे थे, तो इनको ऑर्गेनाइज फॉर्म में चलाने की आवश्यकता थी। तो हमने क्या किया कि फिर उसके बाद 1956 में जब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सभी स्टॉक एक्सचेंज के अब हम कर देते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन शब्द आपने स्कूल में सुना होगा, लेकिन रिकॉग्निशन का मतलब होता है आपका मान्यता प्राप्त। क्या बोला मैंने, मान्यता प्राप्त। तो मान्यता दी गई, रिकॉग्निशन दिया गया किसकी तरफ से, एससीआरए एक्ट की ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि वो जो है इनको मान्यता देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब अगर हम सेबी एक्ट 1992 की बात करें तो उससे तो बहुत पहले आ चुका था हमारा एससीआरए एक्ट 1956, क्योंकि सेबी एक्ट 1992 तो आया था आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद। 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी तो उसके बाद 1992 में हमारा सेबी एक्ट आया था। उसी के साथ साथ आगे चलते हैं, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेट करने की कोशिश करी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएससी को भी रिकॉग्निशन मिली एससीआरए एक्ट के तहत और इन द ईयर 1993। इसका मतलब एनएससी जो है वो बीएससी से नया है। सबसे पहले देश में जो आया था वो आया था बीएससी और फिर आया था हमारा एनएससी। एनएससी ने भी काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे ऐसे ही काम चला। और फिर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट एंड इट्स ऑपरेशन की। स्टॉक मार्केट की सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की। आपको नाम से ही नजर आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज, आप क्या समझते हो स्टॉक एक्सचेंज को वो जरा देखते हैं। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा है स्टॉक और साथ में क्या किए जा रहे हैं, एक्सचेंज। दो शब्दों को मिला के बना स्टॉक एक्सचेंज, कुछ टफ है ही नहीं। अगर चीजों को सही दिशा सही तरीके से पढ़ा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दो शब्दों को मिला के बना क्या, स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब स्टॉक क्या हो रहा है, एक्सचेंज। कोई पैसे दे रहा है तो बदले में शेयर्स ले रहा है, शेयर्स ले रहा है पैसे दे रहा है, डिबेंचर्स ले रहा है पैसे दे रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें दोनों तरीके का काम होता है और स्टॉक एक्सचेंज होने की वजह से क्या मेंटेन होती है बच्चों, लिक्विडिटी। क्या बोला मैंने, लिक्विडिटी। तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, जिससे क्या इंश्योर होती है, लिक्विडिटी। सबसे पहले इन्वेस्टर के दिमाग में आता है कि मेरा जो पैसा है मेरी जेब में वापस आ जाना चाहिए। आज मैं अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के अगर कंपनी को दे रहा हूं और कल मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं उस पैसे को वापस ले सको। तो वापसी जो हो सकती है वो सिर्फ ऐसे ही हो सकती है कि आपने पैसे निकाल के कंपनी में हिस्सेदारी ली, शेयर्स लिए, अब वो हिस्सेदारी कोई खरीदने कोई तैयार नहीं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। हिस्सा अगर लेना होता तो आप पार्टनरशिप फर्म में भी ले सकते थे, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा हिस्सा रख सकते थे, लेकिन आपको लिक्विडिटी चाहिए था और आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए था, इसीलिए आपने चलते हुए बिजनेस में शेयर्स परचेज करे। अब वो शेयर्स में जो पैसा लगाया तो उसमें आपकी उतनी % हिस्सेदारी हो गई। आप अपनी हिस्सेदारी निकालना चाहते हो तो शेयर्स की एक विशेषता होती है कि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, जो कि इजिली ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो श्योर की जाती है वो की जाती है बच्चों क्या, लिक्विडिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। अब इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे है, ऑब्वियस सी बात है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर ये भैया ऐसे है क्योंकि अगर इन्वेस्टर का पैसा उसके पॉकेट में वापस चला जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा। आगे कहते स्टॉक एक्सचेंज आर वर्चुअली नर्व सेंटर ऑफ कैपिटल मार्केट, रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंट्री इकोनॉमी एज अ होल। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर लोगों के पास
पैसे होंगे तो लोग पैसे निवेश करेंगे, पैसे निवेश करेंगे तो इंडिया का बिजनेस अप होगा, हाई होगा, एक्सपेंड होगा, तो इसका मतलब लोगों के पास पैसे हैं तभी तो पैसे लगा रहे हैं। तो इट मींस ये सिंपल सी हेल्थ बताता है कि कंट्री की हेल्थ कैसी है, बैरोमीटर भी बोलते हैं इसे। तो एससीआरए एक्ट ने स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन किया, और एससीआरए एक्ट में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेशली अपने आप में एक एक्ट है जिसका नाम क्या है, एससीआरए एक्ट 1956, जिसमें हम चर्चा करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज आज तक पता नहीं आप क्या जानते थे, लेकिन मैं आपको बता देती हूं। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, और वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन और एंड डिम्यूटलाइजेशन सेक्शन 4 एंड 4B। अब जरा इसे समझना होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप मुझे जरा फटाफट से आंसर बताइए। जो बच्चे ना बहुत ही सलीके से पढ़ते हैं वो डिटेल कॉन्सेप्चुअली एक ही बार पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेल में और कॉन्सेप्चुअली आप एक ही बार पढ़ सकते हो, रिवीजन 50 बार कर सकते हो, लेकिन डिटेल में नहीं कर सकते। तो डिटेल में जब कर रहे हो सिंसियर तरीके से करो, स्किप कर करके ना करें। अगर डिटेल में पढ़ाई कर रहे हो तो उसे तमीज से, तहजीब से करें, क्योंकि आज की डेट में सबको शॉर्टकट चाहिए। मैं मानती हूं शॉर्टकट का जमाना है, लेकिन शॉर्टकट तभी कामयाब है जब लॉन्ग में आपने पढ़ रखा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहां पे मैं 2 बातें समझाने जा रही हूं और फिर से समझाऊंगी, जब आपको एससीआरए एक्ट पढ़ाऊंगी तो फिर से समझाऊंगी, लेकिन बिल्कुल प्यार से जरा समझिए। सबसे पहली चीज ये आती है कि मुद्दा ये उठता है कि जो आपका कॉर्पोरेटाइजेशन, इसका मतलब क्या है, ये जो डिमेटलाइजेशन, इसका मतलब क्या है। आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी हो सकता है। हमने अभी चर्चा करी कि जो हमारे देश के अंदर आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज आपके 1956 के बाद के तो नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत पहले से आ चुके थे, 1850 में भी स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारे एससीआरए एक्ट से पहले स्टॉक एक्सचेंज है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थे, इसका मतलब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो उनको क्या किया गया, कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करने के लिए बोला गया कि अब तक आप जैसे कर रहे थे बहुत बढ़िया था, लेकिन अब आपको इसे कॉर्पोरेट्स में काम करना पड़ेगा। और जो मैनेजमेंट है और ओनर है, जिनकी हिस्सेदारी है, और मैनेजमेंट को अलग करना होगा। फिर से 2 शब्दों को मैंने बड़े सिंपल तरीके से समझा दिया। मैंने कहा एक होता है कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंजेस आर कन्वर्ट इनटू अ कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन। डिमेटलाइजेशन का मतलब होता है जहां मैनेजमेंट से ओनरशिप को अलग कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम डिमेटलाइजेशन। क्या बोला मैंने, डिमेटलाइजेशन, डिमेटलाइज करना। तो अब यहां पे इन्होंने कहा कि बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब जब कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं थे। बॉडी कॉर्पोरेट आप देख रहे हो, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब स्टॉक एक्सचेंज चलाने के लिए एक बात साफ हो चुकी है कि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तभी आपका स्टॉक एक्सचेंज चल सकता है, अदरवाइज स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता ही नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। आपका जो एससीआरए एक्ट के तहत सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका कंपनीज होना जरूरी है, कॉर्पोरेट्स होना जरूरी है। आर यू गुड पॉइंट एवरीबॉडी? क्या बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल साफ साफ। तो इट मींस बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वेदर अंडर अ स्कीम ऑफ, कौन से वाली बताओ जल्दी से, कौन सी स्कीम चली थी, corporatization and demutualization, otherwise for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling or dealing in the securities। अभी तक मुझे बताइए कोई दिक्कत हो तो, अभी तक जो मैंने चैप्टर यहां से यहां तक पहुंचा है इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सब बच्चों का? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या रोल्स हैं। एक्ट एज अ कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, एक्ट एज अ कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन एनी सिक्योरिटी बट इन केस ऑफ रिस्क दे कैन एग्जिट फ्रॉम सिक्योरिटी, फ्रेशली री एंटर। रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटीज इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज इवैल्यूएशन? स्टॉक प्राइस जो होता है वो इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर जो है ना स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कंपनी, दीज इन्वेस्टर डिसाइड अकॉर्डिंग देयर रिस्क एपेटाइट, एंटर और एग्जिट और होल्ड। ये डिसाइड करता है कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इस कंपनी में हिस्सेदारी रखनी चाहिए, और लग रहा है कंपनी डाउन में जा रही है तो हिस्सेदारी निकाल लेनी चाहिए। ये सब प्राइस हमें कहां शो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, कि सिक्योरिटीज, कंपनी की सिक्योरिटीज के प्राइस क्या चल रहे हैं। तो ये मदद करता है कि हमें पैसे को जो है वो स्टेबल रखना है, पैसे को इसमें से एग्जिट करना, निकालना है। उसी के साथ मोबिलाइज सेविंग, विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हम अपनी सेविंग को इजीली क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। मोबिलाइज का मतलब होता है कि जिसके पास पैसा है
और जिसको पैसे की जरूरत है वो शेयर्स में पैसा लगाएगा। लेकिन मुद्दा ये उठता है पैसा अगर ब्लॉक हो जाएगा तो कोई भी पैसा नहीं लगाएगा। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती है, इजिली ट्रेडिंग होती है, वो किसके माध्यम से होती है? विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। आगे हम बात करते हैं अनेबल हेल्दी स्पेकुलेशन, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज करता है बिजनेसमैन को कि भाई साहब आप क्या करिए, हेल्दी स्पेकुलेशन। सट्टा तो है लेकिन कैसे सट्टा है? हेल्दी स्पेकुलेशन है, अपॉर्चुनिटी टू स्पेकुलेट गेन प्रॉफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट। उसी के साथ स्टॉक एक्सचेंज जो है इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको जरा समझाती हूं कैसे प्रोटेक्ट करता है, किस तरीके से राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वो जरा आप समझिए। लाइव वाले बच्चे, हाँ जी, लाइव स्टूडेंट से जरा ध्यान से सुनिए किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है वो जरा समझते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों होता क्या है कि अगर एक कंपनी की हम बात करें, तो मैं आगे चल रही हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूं। कंपनी को सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो सेबी के कुछ रेगुलेशंस हैं, और उन रेगुलेशन में एक एलओडीआर रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, कंपनी के अंदर जब भी कभी किसी भी तरीके की, सुनना ध्यान से, कंपनी के अंदर जब भी कभी किसी भी तरीके की कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्कस होगी। अब ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कंपनी के प्राइस इंपैक्ट हो सकते हैं, या तो अप या फिर डाउन। कभी भी अगर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का डिस्कशन होगा तो वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगा। तो यहां पे एलओडीआर रेगुलेशन कहते हैं कि डिस्कशन होने से पहले, क्या बोला मैंने? डिस्कशन होने से पहले आपको इंफॉर्म करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, और डिस्कशन होने के बाद भी आपको इंफॉर्म करना पड़ेगा किसे? स्टॉक एक्सचेंज को। अब इसमें इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी के इंटरनल ऑफिसर्स के पास होती है, और जो कंपनी के इंटरनल ऑफिसर्स, या मैं बोल सकती हूँ इनसाइडर्स होते हैं, उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो इस इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठा लेते हैं। गलत फायदा कैसे? वो इसके बेसिस पे सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जब वो सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करेंगे तो उनको तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कल तो सिक्योरिटीज के प्राइस क्या हो जाएंगे। अब कब? जब ये इंफॉर्मेशन मार्केट में पब्लिश होगी। वो कहते हैं ना रहेगा बांस और ना बजेगी, हम मार्केट में ये इंफॉर्मेशन आने ही नहीं देंगे, उससे पहले ही हम ट्रेडिंग कर लेंगे। जब इंफॉर्मेशन आएगी तो सबको पता चलेगी, उससे पहले हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। मान के चलिए कल को पैसे, अगर सिक्योरिटीज के प्राइस अप होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि जिस कंपनी के शेयर्स हम खरीद रहे हैं वो कंपनी नई कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो भविष्य में शेयर्स के प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, क्योंकि कैसी इंफॉर्मेशन है? पॉजिटिव। तो ऐसी स्थिति में बच्चों होता क्या है? बेसिकली ऐसी स्थिति में ये होता है कि जब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाली डिस्कस होती है तो आपने पहले स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया, अब स्टॉक एक्सचेंज अलर्ट हो गया। अगर उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग होती है अचानक से, वो वहीं पकड़ लेता है कि भाई सब गड़बड़ हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता है कि इस कंपनी में क्या डिस्कस हुई है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो वो उसे कैप्चर कर लेता है, वो उसे कंट्रोल कर लेता है, और वो बोलता है एक कंपनी की, हाँ, कि तू ना गड़बड़ कर रही है, तेरे यहाँ के जो ऑफिसर्स है ना वो इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहीं कंपनी को वार्निंग दे देते हैं, और कई बार जो ट्रेडिंग है उसे बंद कर देते हैं। ये काम कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज। बताइए इसको करने से क्या हुआ? हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट को क्या किया गया? प्रोटेक्ट किया गया। एंश्योर्स लिक्विडिटी, आप जानते ही हो कि सम अदर इंस्टीट्यूशन लाइक LIC है, इन्वेस्ट देयर फंड्स, अर्न प्रॉफिट विद शॉर्ट पीरियड एंड इमीडिएटली इफ देयर नेसेसरी फंड्स। तो इट मींस इजीली इनके पास, सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में तो आपकी लिक्विडिटी है, जब तक पैसे की जरूरत नहीं है शेयर्स में पैसा लगा रखा है, जब पैसे की जरूरत है शेयर्स को बेच के पैसा निकालो, तो इसे क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। Act as economic barometer. Country economy's growth is measured with a trend in the stock market. Upward trend है तो हेल्थ अच्छी है, डाउनवर्ड ट्रेंड है तो हेल्थ कंट्री की अच्छी नहीं है। बहुत कंट्रोल रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जितनी भी कंपनीज है ना उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाता है कि जो कंपनी लिस्टेड होती है तो उसके ऊपर एक रेगुलेशन लगता है, और उस रेगुलेशन का नाम होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। उसके तहत समय समय पे लिस्टेड कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या करनी पड़ती है? डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, और इससे ना स्टॉक एक्सचेंज को बड़ी मदद मिलती है उनको कंट्रोल करने में। एक्ट्स फॉरेन कैपिटल्स। फॉरेन कैपिटल कैसे? अब भैया उन्हें पता है कि अगर फॉरेनर्स इंडिया में पैसा निवेश करेंगे तो वो उनके पास ऑप्शन है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेंगे, और स्टॉक एक्सचेंज में उसी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है जो लॉ कंप्लाइंट कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि वही कंपनी लिस्टेड हो सकती है जो सेबी के रेगुलेशंस का पालन कर रही है। अगर सेबी के रेगुलेशन का पालन ही नहीं कर रही है तो वो कंपनी तो एलिजिबल कंपनी ही नहीं है जो सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड कर सके। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल कंपनीज ही, जो कंप्लायंस कंपनी है, जो लॉ कंप्लाइंट कंपनी है, जिनके ऊपर फुल कंट्रोल है, वही कंपनी क्या कर सकती है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग कर सकती है। तो इसका मतलब ये किसको अट्रैक्ट करता है? जरा बताना। फॉरेन कैपिटल। सो दे आर अट्रैक्टिंग द फॉरेन कैपिटल।
क्लियर या ऑल क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई? यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? तो हम अगर शुरू से इसे देखें तो हमने क्या क्या चीजें समझी, जरा देखिए एक बार फिर से। अभी हमने कुछ पढ़ा भी नहीं, अभी हमने स्टार्टिंग ही करी है चैप्टर की। सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया की बात बता दीजिए जल्दी फटाफट से। कितने कानून है? 3 कानून है। फास्ट ट्रैक रिवीजन भी तभी मददगार होता है जब आपको डिटेल में आता है। मैंने अभी अभी आपको बताई। तो बताइए सबसे पहले सेबी, SCRA, कंपनीज एक्ट। कई बार हम अपने अंदर चेंजेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कल से ये करेंगे, हम परसों से ये करेंगे, अगली बार ये करेंगे, अगली बार ये करेंगे। मैं कहती हूं सब कुछ बेकार है, सिर्फ एक चीज कर लीजिए। पता है क्या? क्या बताइए? अगर आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना भूल जाइए, पास्ट पे रिग्रेट मत करिए, बस एक काम करिए। वो क्या? नहीं, आज से शुरुआत करिए, आज से और अभी से शुरुआत करिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी तरीके के स्टडी प्लान्स हैं, जितने भी प्लान्स हैं, ये स्ट्रैटेजीज हैं, सब बेकार है। जब तक आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कभी भी कोई किसी के लिए प्लान बना ही नहीं सकता। मैं आपके लिए प्लान बना ही नहीं सकती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर बच्चा एक यूनिक स्टूडेंट होता है और हर किसी का प्लान अपना अलग प्लान होता है। तो सबसे बड़ा प्लान अगर आपको तैयार करना है तो वो मेंटली प्लान है। मेंटली आपको तैयार होना है कि मुझे एग्जीक्यूटिव ग्रुप क्लियर करना है। अगर आप मेंटली तैयार नहीं हो, 50 प्लान देख लीजिए, सब बेकार है। तो इसीलिए हमें तैयार कैसे करना है? हमें आज से शुरुआत करनी है, अभी से शुरुआत करनी है। और आज से और अभी से शुरुआत तभी होती है जब हम मेंटली क्या हो जाते हैं? स्ट्रांग। बच्चे ना डिनाई करते हैं, बच्चे डेफर करते हैं। डेफर का मतलब होता है कि आज तो नहीं कर रहा लेकिन कल 4 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा। मैं कह रही हूं कल क्यों करोगे? तुम आज ही करो ना, क्योंकि आज ही हमारा प्रेजेंट है और आज ही हमारा फ्यूचर है और आज ही हमारा पास्ट है। तो पास्ट का रिग्रेट छोड़ दीजिए, फ्यूचर की प्लानिंग छोड़ दीजिए और बस आज में तैयार हो जाइए। और आज से और अभी से बैठ के अपना पेन, कॉपी, रजिस्टर लेके और शुरुआत कर लीजिए कि मुझे मंजिल जो है वो पार करनी है। देख लीजिए आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान खुद ही बनाओगे, आपको किसी के प्लान की जरूरत नहीं है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कहा बच्चों, यहां पे हमने 3 एक्ट बताए। कौन कौन से? फटाफट से मुझे बताओ कौन कौन से एक्ट? कम ऑन जल्दी। SCRA एक्ट नंबर 2, कंपनीज एक्ट नंबर 3, सेबी एक्ट। उसी के साथ ये बताइए, क्या इंडिया में जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो एशिया का सबसे पुराना मार्केट है? क्या बनियान ट्री के नीचे बैठ के ट्रेडिंग होती थी? क्या 22 स्टॉक ब्रोकर्स ने शुरुआत करी थी? क्या उसके बाद वो बढ़ के 250 हो गए थे? क्या वर्ल्ड वार से हमारी स्टॉक मार्केट अफेक्ट हुई थी? तब हमने निर्णय लिया था कि भाई साहब हम अपनी स्टॉक मार्केट बनाएंगे BSC, लेकिन उस समय हमारा SCRA एक्ट नहीं था। तो हम कह सकते हैं BSC जो काम करती थी वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज फॉर्म में काम कर रही थी। SCRA एक्ट आया, उसने कहा भाई साहब कॉर्पोरेटाइजेशन करिए। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या है? अभी तक अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू आप काम कर रहे तो आप कंपनी बना लीजिए, और कंपनी बनेगी तो उसको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। अगर तुमने लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं किया तो आपका लाइसेंस क्या किया जा सकता है? रद्द किया जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे हमने और प्रोग्रेस करी, और ग्रोथ करी, हम और ऊपर उठे और हमने फिर स्थापना करी किसकी? NSE की। अब तो क्या बात थी, अब तो हम चल पड़े थे, उड़ चुके थे और हमारी कंट्री आगे बढ़ चुकी थी। तो धीरे धीरे फिर हमने स्टॉक मार्केट ऑपरेशन में आया, फिर हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात करी, और जब स्टॉक एक्सचेंज की बात करी तो स्टॉक एक्सचेंज का मेन काम होता है लिक्विडिटी मेंटेन करना। स्टॉक एक्सचेंज जो होती है वो नर्व सेंटर होती है। उसी के साथ साथ हमने कहा था SCRA में स्टॉक एक्सचेंज को अगर डिफाइन करें, कॉर्पोरेटाइजेशन से पहले हो सकता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद पहले आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, और कंपनी बनाने के बाद ही आप स्टॉक एक्सचेंज के रूप में क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमने पढ़ा। बस इतनी ही चीज अभी तक हमने पढ़ी। मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए, तो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, हाँ जी बच्चों ध्यान दीजिए। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट मेजरली टेक्स प्लेस 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, और आपने सुना ही होगा BSE और साथ में क्या है? NSE। अब बच्चों हम यहाँ पे ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेडिंग मैकेनिज्म? ट्रेडिंग मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है? ट्रेडिंग मैकेनिज्म किसे बोलते हैं? ट्रेडिंग मैकेनिज्म सिस्टम क्या है वो जरा हम थोड़ा सा समझते हैं।